नमस्कार, मैं मनोज मानस आपका स्वागत करता हूं फाइनल बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ता हूं उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। पीएम नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने किया भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन। पीएम बोले भारत बांग्लादेश संबंधों में नए अध्याय की हुई शुरुआत। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने मारे गए युवक युवती के परिजनों से की मुलाकात। कांग्रेस ने पीड़ित परिजनों को 5-5 लाख रुपए की दी सहायता। कर्नाटक में कांग्रेस और राहुल पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। बोले कांग्रेस वंशवादी राजनीति को बढ़ावा दे रही है। राहुल गांधी को बार बार किया जा रहा है लॉन्च। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से गहराया भारी बिजली संकट। यूपी सरकार ने अपनाया सख्त रुख। 22 कर्मचारी नेताओं के खिलाफ मुकदमा। 1300 संविदा कर्मी किए गए बर्खास्त। अमृतपाल सिंह पर पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन। खालिस्तान का होगा सफाया। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को जालंधर पुलिस ने समर्थकों संग किया गिरफ्तार। देश में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1.16 ने बढ़ाई चिंता। इंडियन जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने डाटा में हुआ खुलासा। कोविड-19 के 76 नमूनों में पाया गया XBB वेरिएंट। तो अभी इस बुलेटिन से पहले आप होली मिलन का कार्यक्रम कवियों के साथ देख रहे थे। रुक करते हैं खबरों का। खबर जालौन से है, माफ करिएगा जौनपुर से है। मछली शहर के सांसद वीपी सरोज के गुर्गे ने कलेक्टर परिसर में एसपी ऑफिस के सामने कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए एक पत्रकार को बुरी तरह पीटा। मौके पर मौजूद अधिवक्ता व वादकारियों ने किसी तरह से पत्रकार की जान बचाई। हैरत की बात यह रही कि खुलेआम कानून व्यवस्था को तार तार करते आरोपी सांसद के गनर व सहयोगी नजर आए और पुलिस बल के सामने दबंगई करते रहे। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पत्रकारों के दबाव में किसी तरह पुलिस ने मछली शहर सांसद के गुर्गों को गाड़ी सहित हिरासत में लिया। आप लोग पब्लिक लोग क्यों लड़ते हो? अगली खबर बस्तर से। बस्तर जिले के ग्राम कालीपुर निवासी से बिजली विभाग के कर्मचारी ने कार के एवज में 4000 रुपए मांग की। दरअसल पीड़ित व्यक्ति के मकान के ऊपर से हाई वोल्टेज तार गुजरती है, जिससे मकान निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिसकी जानकारी व्यक्ति द्वारा विभाग को देते हुए तार में सुरक्षा के मद्देनजर पीवीसी पाइप लगाने का अनुरोध किया गया, जिस पर विभाग के अधिकारी द्वारा पीवीसी पाइप खरीद कर रखने को कहा और किसी भी प्रकार के शुल्क ना लगने का आश्वासन दिया। किंतु फील्ड स्टाफ राज कश्यप द्वारा प्रति पीवीसी पाइप के 200 रुपये यानी 20 पाइप के कुल 4000 रुपये की मांग की गई। व्यक्ति द्वारा रिश्वत की रकम देने से मना करने पर काम नहीं करूंगा, ऐसा कहा गया। बस्तर में लगातार जिस प्रकार से जो है उटपटांग लाइट का बिल थमाया जाता है 40,000 50,000 रुपए की, इसकी शिकायतें लगातार आ रही थी। अब एक नया मामला सामने आ रहा है। मामला ये आ रहा है कि धर्मपुरा स्थित यहाँ के स्टाफ के द्वारा कालीपुर के क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा आवेदन देकर के लगातार यहाँ 1.5 माह से चक्कर काटने के बाद सभी स्टाफ और अधिकारी को अवगत कराने के बाद कि मेरा मकान बन रहा है, बाधा पहुंच रही है, कृपया ऊपर मेरे द्वारा इलेक्ट्रिक पाइप ला के दिया गया है, उसे सिर्फ लगवा दीजिए, आप जो भी चार्ज होगा मिनिमम जो मैं करवा दूंगा बोल के। लेकिन उसके बावजूद आज एक वाकया होता है, यहाँ से स्टाफ जाते हैं और उसके बाद डिमांड करते हैं एक पाइप लगाने का 200 रुपए लगेगा। ये आखिरकार एस्टीमेट बना कहां से कि 200 रुपए एक पाइप का लगना है, ऊपर से जो है 4000 रुपए हो जाता है 20 पाइप लगाने का। आखिरकार ये व्यक्ति है कौन जिसके द्वारा डिमांड की गई? क्या ये अधिकारी के द्वारा की गई या फिर फील्ड स्टाफ के द्वारा की गई है? घर के ऊपर एक व्यक्ति के तार गुजर रहा है, तो उसने कहा कि सुरक्षा के लिए छत डालने से पहले यहाँ पर कई बार आया कि वहां पर पाइप लगवाना है। व्यक्ति ने 20 पाइप खरीद के रख लिया इलेक्ट्रिक पाइप तार में लगवाने के लिए। आज आपका फील्ड स्टाफ जाता है और बोलता है कि 200 रुपए दोगे एक पाइप लगाने का, तब मैं लगा के दूंगा वरना नहीं हो पाएगा। इसकी एस्टीमेट बनी थी, क्या ये आपकी जानकारी में है 200 रुपए पर पाइप मांगने का, और किस तर्ज पे मांगा गया है? मेरी जानकारी में नहीं है।
मेरी जानकारी में नहीं है। और एलटी लाइन या एलएन के भी लाइन में पाइप लगाने के लिए यहाँ से किसी प्रकार कोई एस्टीमेट नहीं बनता है ना। लाइन शिफ्ट होता है, एलएन के भी कभी लाइन शिफ्ट होता है, 33 के भी कभी शिफ्ट होता है ना। यदि सुरक्षा की दृष्टि लगाना है तो केबलिंग भी कर सकते हैं हम। बाकी ऐसा अलग से उसमें जो बोल रहे हैं ना पीवीसी पाइप लगाने का, उसका एस्टीमेट नहीं बनता। तो ये जो 200 रुपए पर पाइप मांगा गया है आपके स्टाफ के द्वारा, इलीगल है? हाँ वो इसे घूस कहा जा सकता है? नहीं, अब वो किसने मांगा? ये राजू कश्यप नाम के कोई आपके फील्ड के स्टाफ हैं, हाँ। बताया जा रहा है उनके द्वारा कालीपुर में गोविंद हल्दार की यहाँ पर अभी गए हुए थे कुछ देर पहले वो, और उनके द्वारा कहा गया है कि 200 रुपए अगर आप पर पाइप लगाने का देंगे, मतलब 20 पाइप का 4000 रुपए का होता है, अगर आप देंगे तभी मैं लगाऊंगा, वरना मेरे से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल कार्रवाई होगी, उनको लेटर जारी करेंगे, है ना। यदि शिकायत आता है हमारे पास रिटर्न में तो, है ना, कोई जिनके पास गए थे वो रिटर्न में यहाँ शिकायत करते हैं तो उनको लेटर जारी करूंगा मैं। जैसे और भी कई क्षेत्रों में इस प्रकार के डिमांड हो रहे हैं, और क्या इसके द्वारा किसी और से व्यक्ति से इस प्रकार से जो है डिमांड की गई है शासकीय सेवा में रहते हुए, क्योंकि उसको तनख्वाह अगर उन्हें नहीं मिलती है तो फिर ये जायज हम कहेंगे। अगर तनख्वाह मिलती है तो ये भ्रष्टाचार ही है। अगर इस प्रकार भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो ये जांच का विषय बना हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर जबलपुर से है, जहां हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जबलपुर सहित प्रदेश भर के अधिवक्ता लामबंद हैं। वहीं 3 माह में 25 पेंडिंग पुराने मामलों को निपटाने के लिए हाई कोर्ट के आदेश को लेकर प्रदेश भर के जिला अदालत के अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। आपको बता दें कि जिला बार के सदस्यों द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां सभी सदस्यों ने इस यज्ञ में आहुतियां डाली और स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने हड़ताल की अवधि बढ़ा दी। 19 मार्च तक अधिवक्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। पारित किए गए हैं, जो इसका समर्थन कर रहे हैं उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे। इस यज्ञ के साथ और आज का सद्बुद्धि यज्ञ के साथ में ये आज का जो हड़ताल है वो हमने विराम दिया है। संदीप शुक्ला, विधि प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी। ये हम विगत एक सप्ताह से पिछले 13 तारीख से जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर न्यायिक कार्य से विरत है। हमारी मात्र मांग इतनी थी, वो भी हमारे लिए नहीं है, ये हमारे पक्षकारों को न्याय मिले। उनको जो निर्णय दिया जा रहा है, जो पक्षकारों के साथ में अन्याय हो रहा है किस प्रकार का, जैसे कि अपीलें उनकी खारिज हो रही हैं, नॉन अपीलेंस में एडवोकेट नहीं पहुंच पा रहे हैं केसों में तो उनकी अपीलें खारिज हो रही हैं, फटाफट निर्णय दिए जा रहे हैं। के बावजूद भी मतलब माननीय उच्च न्यायाधिपति महोदय या अन्य जिनको ये मामले के पटाक्षेप करना है, उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। और आज का मूल हमारा यज्ञ का उद्देश्य राज्य अधिवक्ता परिषद के खिलाफ भी है। राज्य अधिवक्ता परिषद टोटली मौन है, इसलिए आज हमने ये आंदोलन की यज्ञ किया। खबर जबलपुर से है, जहां प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर 3 दिनों से काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी। आपको बता दें कि मांगों को लेकर जबलपुर के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अधिकारियों ने अपर कलेक्टर मीसा सिंह को ज्ञापन सौंपा। वहीं जानकारी देते हुए तहसीलदार मुनव्वर खान ने बताया कि तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों की वेतनमान एवं पदोन्नति को लेकर सरकार को लगातार 10 वर्षों से अलग तरीकों से जगाया जा रहा है। प्रदेश के तत्वाधान में हम लोगों ने अपर कलेक्टर महोदया को ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में मुख्य 3 बातें हैं कि 2016 से हम लोग पदोन्नति के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एएसएलआर, एसएलआर प्रतीक्षित हैं। और हम लोग भी चाहते हैं जैसे अन्य विभागों में सरकार पदोन्नति कर रही है और मतलब उसी वे में हम लोग भी चाह रहे हैं। हम लोगों को कई बार सरकार और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आश्वासन मिला, लेकिन हम लोगों पे राजस्व वालों पे जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार है, एसएलआर है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले पूरे मध्य प्रदेश के राजस्व अधिकारी अपनी मांगों को लेके और काली पट्टी लगा के 2 दिन से काम कर रहे हैं रोज शुरू। और आगे जो है हम लोगों ने तय किया है कि जो सरकार ने हम लोगों को आश्वासन दिया था वो पूर्ति नहीं कर रही, तो हम लोग दिनांक 20/3/22 से और 22/3
23 से 22/3/2023 तक अवकाश पे रहेंगे। इसके बाद आगे जो है अगर मांग तब भी नहीं मानी जाती तो आगे कदम उठाएंगे। अपना नाम? राजेश कुमार सिंह, तहसीलदार। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल 25 मार्च को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने इसको लेकर पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के लिए यह जश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार सबसे ज़्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। योगी 2.0 का पहला वर्ष पूरा होते ही योगी 6 साल 6 दिन के सीएम हो जाएंगे। इस अवसर पर एक तरफ जहां सीएम योगी राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहीं जनपदों में प्रभारी मंत्रियों के नेतृत्व में पत्रकार वार्ताएं आयोजित की जाएंगी। कैसा रहा योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल, देखिए रिपोर्ट में। राजधानी में आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी अपनी सरकार की 6 साल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखेंगे। संभावना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी अपनी सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में आए बदलावों के बारे में बताएंगे। साथ ही बेहतर हुई कानून व्यवस्था से प्रदेश में बने निवेश अनुकूल माहौल और उनसे सृजित होने वाले रोजगार स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देंगे। या मृत्यु होने की दिशा में उनके आश्रित को अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को 1.5 लाख से 5 लाख रुपए करने की व्यवस्था भी हम लोगों ने कर ली है और इससे संबंधित जो भी संशोधन होने थे वह भी शासन स्तर पर निर्णित हो चुका है, उसको भी लागू किया जा चुका है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य करने के शुरुआती 3 वर्ष के लिए उन्हें जो पुस्तक और पत्रिका आदि क्रय करने के लिए दी जाने वाली राशि के वित्तीय स्वीकृति की भी यहां पर शासन ने इससे संबंधित आदेश भी पहले ही निर्गत कर चुकी है। सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत भी मृत्यु के दावे के रूप में 2017-18 से 2022-23 तक यानी 31 जनवरी 23 तक कुल 13,37,92,000 से अधिक भुगतान राशि न्यासी समिति द्वारा अब तक की गई है। इस मौके पर जनपदों में प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में उपस्थित रहेंगे, जहां वो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। उनके साथ स्थानीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य मौजूद रहेंगे। इस दौरान बीजेपी सरकार के 6 साल में जनपद में कराए गए विकास कार्यों को गिनाएंगे। इसके अलावा जनपदों में आयोजित होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन जिलों में प्रभारी मंत्री उपस्थित नहीं होंगे, वहां सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा विधायक परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 255 सीटें जीतकर दूसरी बार सत्ता में आई थी। इसके बाद 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस तरह से इस वर्ष मार्च में उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हो रहा है, जिसके जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। योगी 2.0 का पहला साल पूरा होते ही लगातार 6 साल 6 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का रिकॉर्ड योगी अपने नाम कर लेंगे। वैसे उन्होंने 1 मार्च तक 5 वर्ष 346 दिन पदस्थ रहकर ही सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। योगी के बाद की राजनीति में 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी दोबारा सरकार में आई। योगी सरकार का ये 1 साल कांटों भरा तो नहीं, लेकिन उससे कम नहीं रहा।
माफिया व अपराधियों के खिलाफ पहले कार्यकाल से शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई इस साल और दमदार दिखी। इतना ही नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव के नजरिए से ये एक साल महत्वपूर्ण रहा। प्रदेश में हुए उपचुनाव में पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। सरकार की तरफ से प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की गई। संभावना है कि इस दिन आयोजित की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी अपनी सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में आए बदलावों के बारे में बताएंगे। साथ ही बेहतर हुई कानून व्यवस्था से प्रदेश में बने निवेश के अनुकूल माहौल और उनसे सृजित होने वाले रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देंगे। जनपदों में प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में उपस्थित रहेंगे, जहां वो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। उनके साथ स्थानीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य मौजूद रहेंगे। इस दौरान बीजेपी सरकार के 6 साल के जनपद में कराए गए विकास कार्यों को गिनाएंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 255 सीटें जीतकर दूसरी बार सत्ता में आई थी, जिसके बाद 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके द्वारा राज्य के नागरिकों के हित में बहुत से नए कार्य किए गए। योगी योजना 2023 के अंतर्गत योजनाओं को आरंभ किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य के नागरिकों को बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। राज्य की स्थिति में सुधार होगा। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं को शुरू किया गया और योगी योजना से क्या क्या लाभ जनता को हो रहे हैं या होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी योजनाएं: उत्तर प्रदेश गोपालक योजना, यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, यूपी स्कॉलरशिप योजना, उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, यूपी आसान किस्त योजना, बीसी सखी योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, यूपी फ्री बोरिंग योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, यूपी मिशन शक्ति अभियान, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, यूपी युवा स्वरोजगार योजना, कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश जन सुनवाई, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता, यूपी राशन कार्ड, उत्तर प्रदेश पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, यूपी भूलेग गन्ना पर्ची कैलेंडर। उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। योगी योजना के तहत भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम महिला कल्याण, युवा कल्याण, कृषि कल्याण में चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है। योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य के बच्चों, महिलाओं, श्रमिकों, किसानों, आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ किया। इन विभिन्न योजनाओं के तहत यूपी में जितने भी बेरोजगार युवा निवास करते हैं उनको रोजगार प्रदान किया जा रहा है और आर्थिक रूप से गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योगी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास के लिए समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी सरकारी योजना के शुरू करना है। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जरूरतमंद महिलाओं की मदद करना। योगी आदित्यनाथ के द्वारा विभिन्न प्रकार की अनेकों योगी योजनाएं निम्न वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग और मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की जरूरतों, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आरंभ की गई है ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। इसके जरिए राज्य के विभिन्न वर्गों को, नागरिकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना: इस योजना के माध्यम से गोपालक को 2 लाख तक का ऋण मुहैया करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से लाभार्थी 10 से 15 गाय का पशुपालन कर सकते हैं। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना: उत्तर प्रदेश के युवाओं को 1 करोड़ मुफ्त स्मार्टफोन एवं टैबलेट मुहैया करवाए जाएंगे। यूपी स्कॉलरशिप योजना: कक्षा 9, 10, 11 और 12 में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। वो सभी बच्चे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख या फिर उससे कम है।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना, इस योजना के माध्यम से कन्या की शादी होने पर 51,000 की राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छात्रों को यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेईई, नीट आदि जैसे पेपर्स की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, इस योजना के माध्यम से प्रवासी श्रमिक नागरिकों को उद्योगों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यूपी आसान किस्त योजना, आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से बिजली का बिल जमा करने में असमर्थ लोगों को किस्तों में बिजली का बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पीसी सखी योजना, इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गई हो। यूपी फ्री बोरिंग योजना, प्रदेश के सामान्य एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, प्रदेश के 75 जनपदों के विशेष प्रोडक्ट के उत्पाद तथा बढ़ावा दिया जाएगा। 5 सालों में 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी मिशन शक्ति अभियान, प्रदेश की महिलाओं को जागरूक किया जाता है। मिशन शक्ति अभियान को 31 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यदि गरीब परिवार के एकमात्र आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्य को करीब 30,000 की राशि प्रदान की जाएगी। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों को के जन्म होने पर 50,000 रुपये और बेटी की मां को भी 5100 रुपये की धनराशि मिलेगी। उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, 15 लाख दिहाड़ी मजदूरों और 20.37 लाख श्रमिकों को प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का पूरा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जन सुनवाई, अगर राज्य के लोगों को किसी प्रकार की कोई शिकायत है, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता, राज्य के इंटरमीडिएट से स्नातक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 1,000 से 1,500 रुपये मिलेंगे। यूपी संपत्ति एवं विवाह पंजीकरण, संपत्ति एवं विवाह का पंजीकरण कराने के लिए स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्रमिक पंजीकरण, यूपी इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए मजदूरों को राज्य सरकार सभी सरकारी योजनाओं के लिए प्रदान किया जाएगा। यूपी पेंशन योजना, राज्य के वृद्धजनों, विकलांग और विधवा महिलाओं को पेंशन धनराशि प्रदान करके आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। यूपी भूलेख, अपनी भूमि से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं। गन्ना पर्ची कैलेंडर, सभी किसानों पर घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन अपनी गन्ना सप्लाई से संबंधित सभी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल पूरे करने के बाद दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रहे हैं। इस दौरान जिस तरह से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिली, उसी तरह प्रदेश में माफिया और अपराधियों को नेस्त नाबूद करने का उनका अभियान लगातार जारी है। यही वजह है कि ना तो इन सालों में यूपी में दंगे हुए और ना ही अपराधियों के हौसले ही बुलंद हो पाए। योगी के सुशासन का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। तो फाइनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।